नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं इक्वलिटी के ऊपर, समानता के ऊपर। पहले हम समानता को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ना विविध आयाम क्या है, समानता वास्तव में है क्या। सबसे पहले तो हम ये समझे कि समानता एक सापेक्ष संकल्पना है या एक ऐसा कंसेप्ट है जो सापेक्ष है, रिलेटिव है, दूसरों के साथ इसका रिलेशन देखना पड़ता है। ये पहले इसको समझेंगे, इसका तात्पर्य क्या है। फिर लोस्की भी कहता है, लोस्की की ये बड़ी फेमस कोटेशन है कि समानता एक निरपेक्ष नहीं बल्कि अनुपातिक संकल्पना है। या अवधारणा कह लो या सिद्धांत कह लो, आप कुछ भी कह लो। पहले यही से समझिएगा, लोस्की कह रहा है ये निरपेक्ष नहीं है, तो फिर ये क्या है? सापेक्ष है। समानता अपने आप में कोई इंडिविजुअल मुद्दा नहीं है। समानता होती है तुलनात्मक। जब तक तुलना नहीं होगी तब तक समानता समझ में नहीं आएगी। समानता अनुपात के अकॉर्डिंग होती है। एक व्यक्ति अमीर है और दूसरा व्यक्ति गरीब है, इन दोनों में तुलना करनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए हैं और इस व्यक्ति के पास 100 रुपए। तो समानता का पता कैसे चलता है? तुलना से चलता है। या कैसे चलता है? अनुपात से चलता है। वैसे इसका पता नहीं चलता। भारत और अमेरिका के संदर्भ में गरीबी की अवधारणा करते हैं या धन की समानता करते हैं, भारत और अमेरिका के संदर्भ में। भारत में हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति है वो करोड़पति है, वो अमीर है, और दूसरा जो व्यक्ति सिर्फ हजारों रुपए का मालिक है वो कौन है? गरीब है। तो ये तुलना हो गई दोनों की। जरूरी नहीं है कि मात्रात्मक में तुलना, ये तुलना कर सकते हैं। अब अमेरिका में चलते हैं। अमेरिका में करोड़पति भी क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। इसका तो नाम ही मत लो। और जो अरबपति होता है वो अमीर माना जाता है। तो तुलना, ये समानता तभी समझ में आती है जब हम दूसरे के साथ क्या कर पाते हैं, इसकी सापेक्ष रूप से इसकी तुलना या सापेक्षता जब हम देख पाते हैं, दूसरे के जब बराबर खड़ा करते हैं, तब पता चलता है कि समानता और असमानता क्या है। अपने आप में समानता कोई निरपेक्ष मुद्दा नहीं है कि समानता ये है। अपने यहां किया क्या गया, भारत में चर्चा करते हैं, आर्थिक असमानता की चर्चा करें, फट से समझ में आ जाएगा। भारत में ये कहा गया कि जो व्यक्ति एक दिन में, चलो अब मैं कह रहा था अपन भारत में गरीबी, आर्थिक असमानता, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो गरीबी की जो कंसेप्ट है, अब तो गरीबी की, बेरोजगारी के आंकड़े गायब कर दिए। जब से महान व्यक्ति आए तब से पता ही नहीं चलता कौन गरीब है और कौन है। ये मुद्दे गायब हो गए। बेरोजगारी ये मुद्दा ही नहीं है। भारत माता मुख्य मुद्दा, उसकी रक्षा करनी है पड़ेगा, है ना, कि उसमें खतरा मंडरा रहा है। पहले ये कहा गया कि एक कैलोरी में नापते थे अपन कि जो फलां मात्रा में इतनी कैलोरी भोजन नहीं कर पाता वो क्या है? गरीब है। तो ऐसा कर रहे थे। अब ये कहा गया कि जो व्यक्ति एक महीने में कितना खर्चा नहीं करता, 2000 का खर्चा नहीं करता, वो कौन है? गरीब है। तो ये एक निरपेक्ष पैमाना है, बाकी पैमाना इसके अकॉर्डिंग ही है। कोई 5 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, अलग मुद्दा है। तो अब ये है कि ये है गरीबी का सबके लिए कितना पैमाना है? एक ही पैमाना है, कोई अलग अलग पैमाने नहीं है। ये पैमाना बताता है कि 2000 रुपए अगर महीने का खर्चा नहीं कर रहे हैं तो आप गरीब है। ये निरपेक्ष पैमाना है। सापेक्ष पैमाना क्या होता है? जब आप दूसरे के साथ क्या करते हैं?
तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं? इसको सापेक्षता बोलते हैं। तुलना ऐसे करते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में 50,000 खर्च कर रहा है और एक व्यक्ति महीने के 2,000 खर्च कर रहा है, तो आर्थिक असमानता है कौन सी, या गरीबी कौन सी है, गरीबी कौन सी खतरनाक है? चलिए, सारे झोपड़ी वाले हैं तो गरीब है नहीं है। गरीबी कब सताती है आप बताओ? जब एक तरफ महल खड़े हो जाए और दूसरी तरफ झोपड़ी हो, तो वहां है ना गरीबी या आर्थिक असमानता तंग करती है। तो आर्थिक असमानता या असमानता या समानता को जब भी नापना हो तो दूसरे के साथ अपने को क्या करनी चाहिए? इसकी तुलना। अब महिला और पुरुषों का वैसे तो पता नहीं चलता समानता, लेकिन जब हम तुलना करते हैं ना कि पुरुष फला फला अधिकारों को भोग रहे और महिलाएं नहीं भोग रही, तो औरतें आपस में क्या करती है मुद्दा नहीं। ये कब कमजोर लगती है? जब इनकी किसके साथ तुलना की जाती है? पुरुषों के साथ तुलना की जाती है, तब ये लगती है, वरना इनके पास अधिकारों की कमी नहीं है। तो इनके पास तुलनात्मक रूप से लैंगिक असमानता का पता तब चलता है जब इनकी तुलना करते हैं महिलाओं की पुरुषों के साथ। तो मैंने कहा कि ये असमानता मूल मुद्दा अभी आ जाता है, वो तुलना का है, निरपेक्ष मुद्दा नहीं है। तो भारत में जब भी मांग उठती है तो हम कहते हैं कि ये ना निरपेक्ष वाले जो चीजें हैं ये छोड़ दी जाएं, और कैसी तुलना की जाए? सापेक्ष तुलना की जाए कि विभिन्न व्यक्तियों में आर्थिक खाई है ना वो कितनी है। ये मत बताओ कि कम से कम कितना होना चाहिए, ये नहीं है। गरीबी का माप बदलो, आर्थिक असमानता को बदलो। तो ये थी कि समानता एक ऐसी संकल्पना है, सापेक्ष संकल्पना है। अब फिर आगे और समझते हैं कि एक और चीज देखते हैं। पूर्ण समानता कोई चीज नहीं होती, पूर्ण समानता ये कभी नहीं आती। ये क्वेश्चन में बहुत ही आते हैं कि समानता है ना दरअसल है क्या? कि समानता का तात्पर्य है निरपेक्ष समानता, समानता का तात्पर्य है सापेक्ष समानता, समानता का तात्पर्य है पूर्ण समानता। सभी लोगों को एक जैसा कर देना ये संभव है क्या? नहीं है। तो पूर्ण समानता कभी भी आ नहीं सकती। तो कभी भी समानता में पूर्ण समानता नहीं आती। पूर्ण समानता का तात्पर्य है जैसे आप हैं, आप कहेंगे मैं तो फर्स्ट ग्रेड में फेल हो गया, तो बाकी सबको भी क्या कर दो? फेल कर दो। ये होती है पूर्ण समानता। मेरे पास घर है 50 बाई 50 का, तो सबके घर कितने कर दो? 50 बाई 50। मेरे आए हैं 33%, तो सबके कितने कर दो? 33%। ये होती है पूर्ण समानता। ये संभव है? नहीं है। तो पूर्ण समानता नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। और क्या होता है? समानता है विशेषाधिकारों का अंत। हाँ, ये आता है, समानता है विशेषाधिकारों का अंत। कुछ वर्गों को जो विशेष अधिकार मिले होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे अधिकार कभी सामंतों के पास थे, उनको समाप्त कर दिया गया। भारत में विशिष्ट जातियों को कुछ विशेष अधिकार थे, धीरे धीरे वो भी संविधान आया तो समाप्त कर दिए गए। तो विशेषाधिकारों की समाप्ति भी समानता के तहत आती है। और देखें क्या आता है। समानता के तहत आता है भेदभाव दूर करना, ये भी आता है। तो क्या सभी प्रकार के भेदभाव दूर किए जा सकते हैं क्या? नहीं। कौन से भेदभाव दूर करने? जो अतार्किक है। तार्किक भेदभाव तो बने रहेंगे। अब अपन देखते हैं कि तार्किक और अतार्किक भेदभाव क्या होते हैं। छोटी सी एक उदाहरण से समझते हैं, फिर रूसों की चर्चा करेंगे, फिर और व्यक्तियों को भी चर्चा कर लेंगे। अतार्किक भेदभाव, सारी महिलाएं कह रही है कि पुरुषों को क्या बना दो? महिला बना दो, इनका जेंडर वो सेक्स चेंज कर दो आप। ये मांग मान्य नहीं है। हाँ, ये है कि जेंडर है ना, उस जेंडर की जो इनइक्वलिटी उसको कम किया जा सकता है। जेंडर इनइक्वलिटी में आता है कि जो कार्यों का बंटवारा किया गया है ना महिला और पुरुष में, वो कम किया जा सकता है। तो जो आपको लिंग को लेके जो असमानता है वो दूर नहीं हो सकती, लेकिन जेंडर वाली असमानता दूर हो सकती है। तो असमानताएं
फिर हमें पता चला कि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अभी अभी हमने देखा महिलाओं के मामले में एक जेंडर गैप जिसको अपन बोलते हैं, और दूसरा जो सेक्स गैप होता है, उन दोनों की चर्चा की। सेक्स गैप का तो कोई इलाज है नहीं है, वो तो प्रकृति प्रदत्त है। जेंडर गैप कौन से पैदा करता है? हमारा समाज पैदा करता है। तो अब एक नया मुद्दा आया, तो हमें सिर्फ कौन से भेदभाव खत्म करने हैं? अतार्किक। ये ना हमें बहुत सालों तक पता ही नहीं था कि ना असमानताएं और भेदभाव है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकृति प्रदत्त होते हैं और कुछ समाज प्रदत्त होते हैं। तो सबसे पहले रूसो ने हमें इनके बारे में बताया, तो इस रूसो की चर्चा करते हैं, फिर इस मुद्दे को और समझते हैं। समानता एक निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष संकलन, ये तब पता चलता है जब हम दूसरे के साथ क्या करते हैं? तुलना करते हैं। आप खुद देखो, आपको असमानता कब घेरती है? ज्यादा कब घेरती है कि मैं ना असमान हूं, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? जब आप दूसरे के साथ क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तब ये घेरती है। अच्छा, फिर अपन चलते, अपन सब है ना फेल हो जाते हैं, कोई फर्क है नहीं पड़ता, बिल्कुल दुख नहीं होता। दुख कब होता है? हाँ, तब कुछ हमारे साथ ही क्या हो जाते हैं, तब हम इसकी सापेक्ष रूप से तुलना करते हैं ना, तब हमें लगता है कि ये तो असमानता, वो बन गया और मैं नहीं बना। पूर्ण समानता नहीं आती, इसमें विशेषाधिकारों का अंत आता है। जैसे लोड सभा को समाप्त कर दो, अपने यहाँ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था उसको समाप्त कर दो, ये सारी चीजें आती है। और भेदभावों को दूर करना, सिर्फ कौन से भेदभाव? अतार्किक। तब अतार्किक भेदभाव की चर्चा की, तो मैंने कहा अपन रूसो की चर्चा करते हैं। जीन जैक्स रूसो। रूसो ने एक लेख लिखा, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। रूसो के 2 बड़े प्रसिद्ध लेख हैं। एक है डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, या डिस्कोर्स ऑफ मोरल इफेक्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, हमारे नैतिक चरित्र के ऊपर विज्ञान और कला का प्रभाव। फिर इसके थोड़े दिनों बाद उसने एकेडमी ऑफ जिडान के लिए एक लेख और लिखा, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। इनका लेख है, ये असमानता के ऊपर लेख है इनका, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। इसमें रूसो ने असमानता के बारे में बताया, और हमने रूसो को पढ़ा तो हमने ये भी देखा था कि असमानताएं पैदा कैसे हुई थी। कि असमानता तब पैदा हुई जब एक व्यक्ति ने धरती के एक टुकड़े पे क्या लगा ली? बाढ़ लगा ली, और बाढ़ लगाने के बाद बोला ये किसका है? मेरा। उस दिन एक नई संस्था पैदा हुई जिसको हम संपत्ति की संस्था बोलते हैं। यानी उस दिन पहली बार क्या हुई? संपत्ति। और जिस दिन संपत्ति पैदा हुई ना, उस दिन असमानता पैदा हुई, और फिर असमानता के भांति भांति के रूप पैदा हुए। तो रूसो के अकॉर्डिंग असमानता का मूल कारण क्या है? पहले क्वेश्चन तो ये आता है, असमानता पैदा ही क्यों हुई? असमानता का मूल कारण क्या है? तो असमानता पैदा हुई तब जब कौन सी संस्था पैदा हुई? संपत्ति की। संपत्ति तब पैदा हुई जब एक व्यक्ति ने बाढ़ लगा के कहा कि ये भूमि किसकी है? मेरी। बाकी कुछ भोले भाले मनुष्यों ने, रूसो कहता है, उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि अच्छा भूमि तेरी है तो हम तेरी बात मान लेते हैं। तो पहली बार संपत्ति पैदा हुई। फिर एक स्त्री आई कि मुझे ना भूख लगी है। वो अच्छा कि हाँ कि ये खेत है ना, इसमें से ये फल खाया, मैं खाऊंगी। वो बोला वो जमाना गया, ठीक, अब मैंने इस पे क्या लगा दी है? बाढ़ लगा दी है। तो कब अच्छा बाढ़ लगा दी, उससे पहले क्या था? उससे पहले संपत्ति क्या थी? साझा थी, कोई किसी का मालिक है नहीं था, थोड़ी सी जनसंख्या थी, प्रकृति के खजाने भरे पड़े थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गड़बड़ तो तब हुई ना जब एक व्यक्ति ने क्या किया, आगामी कुछ दिनों के सुरक्षित होने के लिए, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण उसने देखा कि संकट आ सकता है, तो उसने जमीन का टुकड़ा रोक लिया अपने लिए। तो बोली मेरे को खाना तो खाना पड़ेगा, फ्रूट तो खाऊंगी मैं। तो बोला तेरे को है ना यहाँ मेरे यहाँ शादी करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, खेत में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, पेट भरने के लिए करना ही पड़ेगा। तो फिर कौन सी असमानता पैदा हुई? लैंगिक असमानता। तो मूल कौन सी असमानता पैदा हुई थी? पहले आर्थिक असमानता, संपत्ति की असमानता पहले पैदा हुई थी, फिर बाकी असमानताओं ने जन्म दिया, फिर यह धार्मिक जातीय असमानता उसी से बढ़ती गई। फिर तो मूल तब हुआ जब संपत्ति पैदा हुई। फिर उसको कहता है कि असमानता ना 2 प्रकार की होती है। तो हमने ये किया कि संपत्ति से पैदा हुई। दूसरा ये कहता है असमानताएं 2 प्रकार की होती है, एक है प्राकृतिक असमानता, नेचुरल, और दूसरी है परंपरागत।
ट्रेडिशनल, प्राकृतिक और परंपरागत। अब हम ये देखें कि प्राकृतिक कौन सी होती है। जब तक रूसो नहीं आया था, अधिकांश लोग असमानताओं को क्या माना करते थे? प्राकृतिक ही माना करते थे। और जब हम चर्चा करते हैं प्लेटो की, जब हम चर्चा करते हैं अरस्तु की, ये तो मूलतः असमानताओं को मानते ही क्या थे? प्राकृतिक मानते थे। प्लेटो कहा करता था कि प्रकृति ने कुछ लोगों को इस योग्य बनाया है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ लोगों को ऐसा बनाया है कि उनके अंदर साहस होगा, और कुछ लोगों के अंदर संयम होगा। तो ये सब प्रकृति की देन है, साहस, संयम। फिर ये प्रकृति पैदा करेगी, एक व्यक्ति है ना दार्शनिक राजा बन जाएगा, बाकी उसकी बात मानेंगे। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक है। फिर अरस्तु आया, इस प्रकृति ने ना कुछ लोगों में बुद्धि बल दिया है और कुछ लोगों को शारीरिक बल दिया है। तो जिन लोगों को बुद्धि बल दिया है ना वो मालिक बन जाएंगे, जिनको शारीरिक बल दिया वो उनके दास बन जाएंगे। ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं। तो प्लेटो अरस्तु से फिर आ गया धार्मिक मुद्दे आ गए। तो फिर यही कहा गया, धर्म में भी यही माना जाता है कि जितनी भी असमानताएं हैं किसने दी है? ईश्वर ने। ईश्वर ने स्त्री बनाई है, ईश्वर ने पुरुष बनाए हैं, क्योंकि ये लिंग उसने निर्धारित किया। तो कार्य भी किसने निर्धारित किए हैं? उस ईश्वर ने या धर्म ने निर्धारित किए। अपने यहाँ भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय का ये सारा भेद पाया जाता है, ये भी किसके ऊपर आधारित है? प्राकृतिक असमानता पे आधारित है कि ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए? ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। और फिर शूद्र कहाँ से पैदा हुए? कि वो फिर नीचे पैरों से पैदा हुए। ऐसा करके और ईश्वर के ऊपर या प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया गया। रूसो बोला ऐसा नहीं है। बहुत सारी असमानताएं कौन सी होती है? परंपरागत भी होती है। परंपरागत असमानताएं वो होती है जो समाज प्रदत्त होती है। अब जिन जिन असमानताओं की अभी मैंने चर्चा की थी, चाहे वो जातीय हो, चाहे धार्मिक असमानताएं हो, चाहे वो लैंगिक असमानताएं हो, ये प्रकृति ने पैदा नहीं की, बल्कि पैदा किसने की है? हमारी परंपराओं ने, सामाजिक परंपराओं ने पैदा की है। पुरुष ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए परंपराएं ऐसी बना दी। उन परंपराओं में यह कहा गया कि महिला बांधी रहेगी किसकी? पुरुष की। वो हमेशा न पुरुष के पैर दबाएगी। तभी हम देखते हैं विष्णु जी के पैर कौन दबा रही है? लक्ष्मी। क्यों भाई, विष्णु जी क्या कर रहे थे? हड़बा गया है क्या? थक गया आगे पे? क्यों बाबू तो थक गई? उल्टा नहीं देखा ना। अब ये क्या है? ये ना, ये मिथ, ये प्रतीक क्यों बनाए जाते हैं बताओ? ये प्रतीक है ना, धीरे धीरे हमारे दिमाग में स्थापित हो जाते हैं, फिर डिस्कोर्स बन जाता है, और डिस्कोर्स हमारे मस्तिष्क में स्थायी हो जाते हैं। फिर वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। और फिर ये कहते हैं, कोई औरत कहती है कि नहीं नहीं मैं तो पैर नहीं दबाऊंगा। आधुनिक जमाना आ गया कि अच्छा ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, वहां भी तो चल रहा है ये सारा, वो देख वो कर रहे हैं ना। तो फिर चलते हैं कि जब असमानताएं प्राकृतिक होती है ना, तो फिर आप मुझसे कहोगे तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपने लक्ष्मी जी के पैर दबा देते हैं, तो कतई दिक्कत नहीं, कतई शर्माने की जरूरत है। क्या है भाई, वो भी तो दबाती है, मैं तो आज सुबह ही दबा दिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है ऑनलाइन। चलिए अपने यहां चलते हैं। कौन सी? प्राकृतिक। ये रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक असमानताएं होती है इनमें लोगों को कोई दिक्कत है नहीं होती, तो लोग स्वीकार कर लेते हैं ये तो है ही। जैसे किसी के ना रंग को लेके असमानता है, कोई गोरा है और कोई, तो किसी की कोई दिक्कत नहीं होती, गोरे काले कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। तो बुद्धि है, शारीरिक ताकत है, सौंदर्य है, लिंग का मामला है, दिव्यांगता का मामला है, ये सारे मामले कौन से हैं? मूलते प्राकृतिक। हालांकि इसको दूर किया जा सकता है दिव्यांगता, तो कलर भी आजकल चेंज हो जाता है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन फिर भी ये कैसे मुद्दे हैं? प्राकृतिक मुद्दे। हम तो चर्चा कर रहे हैं कौन सी? परंपरागत की। ये किस पर जाता है? लोगों में विरोध कौन सी असमानताओं को लेके होता है? इन परंपरागत असमानताओं को लेके होता है। तब है ना फिर इनके प्रयास भी ना फ्रांस से शुरू हुए। तो फ्रांसीसी लोगों ने कौन सा नारा लगाया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जहां अधिकांश विचार को, रूसो से पहले के अधिकांश विचार को, विशेष करके प्लेटो और अरस्तु असमानता को प्राकृतिक मानते हैं, वहीं ये प्राकृतिक और परंपरागत है दोनों मानते हैं। वहीं से ना फिर नई सोच शुरू हुई, फिर भांति भांति के असमानता और दूर करने के विचार पैदा हुए। उससे पहले तो असमानता का विचार और समानता का विचार वो बहुत ज्यादा हावी नहीं था। तो समानता का विचार है ना बहुत ज्यादा पुराना नहीं है।
ये कैसी संकल्पना है अब हम देखेंगे। ये कैसा कंसेप्ट है, कैसी अवधारणा है, नई अवधारणा है। स्वतंत्रता के बारे में तो हो सकता है पहले भांति भांति की स्वतंत्रताओं के बारे में पहले कुछ लिखा गया होगा, लेकिन समानता के बारे में इससे पहले बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। समानता के ऊपर पहले सशक्त चर्चा की ना वो की जीन जैक्स रूसो ने। उसके बाद फिर विभिन्न जगह हमें समानता के दर्शन होने लगे। तो हमने देखा कि समानता एक सापेक्ष संकल्पना है। अब हम ये देखेंगे कि ये सापेक्ष होने के साथ साथ कैसी संकल्पना है। ये आधुनिक युग की देन है, क्योंकि रूसो तो आधुनिक विचारक है, आधुनिक युग में आई। रूस से शुरुआत हुई, फिर विभिन्न व्यक्तियों ने इसके ऊपर लिखा, इनकी हम आगे चर्चा कर लेंगे। फिर 1776 की जो अमेरिकन क्रांति हुई, उस क्रांति में या जो 1776 अमेरिकन क्रांति क्या, स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, और ये लिखी थी वहां एक नेता था जेफरसन, उसने लिखी थी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। ये कहता है कि ईश्वर ने सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को क्या बनाया है, समान बनाया है। तो जितने भी अधिकार और स्वतंत्रताएं होंगी वो सबके लिए क्या होगी, समान होगी। लिखा हुआ इतना है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया। स्वतंत्रता की घोषणा का ये उसमें एक ये लाइन भी है कि ईश्वर की नजर में या प्रकृति की नजर में सारे मनुष्य क्या है, समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। फिर 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई। यहां एक बड़ा नारा लगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अपने यहां भी इसको शामिल किया गया, समानता को। ये शुरुआत से हो जाता है, जैसी प्रस्तावना आती है हम समानता की चर्चा करने लगते हैं। हाँ, फिर ये है कि समानता के रूप है ना वो अलग अलग होने लगे। कभी मुद्दा जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर लैंगिक समानता का भी शोर मचा, आर्थिक समानता का भी चर्चा चली, कार्ल मार्क्स के द्वारा उसकी भी चर्चा चलाई गई। फिर और मुद्दों बहुसांस्कृतिक या सांस्कृतिक समानता की भी चर्चा चली। तो इसके रूप बाद में बदलते गए, लेकिन है ये कैसी संकल्पना, आधुनिक संकल्पना है। अब हम कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं समानता को लेके, उनकी चर्चा करते हैं। ज्यादा नहीं, एक दो परिभाषाएं आप कर लेना। रोनाल्ड डोरकिन, रोनाल्ड डोरकिन बोला कि समानता सभी राजनीतिक सिद्धांत है, उनका मुख्य या अंतिम सामाजिक मूल्य है। कि जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके मूल में क्या बैठी हुई है, समानता बैठी हुई है। राजनीतिक सिद्धांतों में प्रमुख जो सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है, वो समानता है। 3 मुद्दे करते हैं, पर कई बार गड़बड़ नहीं हो जाए। 4 करते हैं, न्याय को लेके, स्वतंत्रता को लेके, और नहीं बंधुत्व को लेकर, समानता को, न्याय को लेके। न्याय सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा, प्लेटो ने कहा। न्याय प्रथम सद्गुण है, समाज का प्रथम सद्गुण, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, रोल्स ने कहा। फिर एक व्यक्ति ने बोला नहीं, न्याय नहीं है समाज का प्रथम सद्गुण, बल्कि समाज का प्रथम सद्गुण बंधुत्व है। याद करो, सैंडल ने कहा लिमिट्स ऑफ जस्टिस में कि न्याय नहीं बल्कि बंधुत्व। बंधुत्व क्योंकि वो समुदायवादी, तो बंधुत्व की चर्चा करेगा। ये व्यक्ति कह रहा है, डोरकिन किसके ऊपर बल दे रहा है, समानता पे। ये कि राजनीतिक सिद्धांतों का जो अंतिम सामाजिक मूल्य है वो क्या है, समानता है। फिर अपन चर्चा करते हैं टोनी। टोनी की पुस्तक है इक्वालिटी। ये कहता है समानता मानवीय क्षमताओं की पूर्ति करती है। समानता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये 2 मुद्दे कहता है समानता के लिए, कि मानवीय क्षमताओं की पूर्ति और मानवीय आवश्यकताओं, 2 मुद्दों के काम करती है, मानवीय क्षमताएं और मानवीय आवश्यकताएं।
अब चलते हैं कि मानव की क्षमताओं की पूर्ति कैसे करती है। आप के साथ जब आप कुछ आगे बढ़ने लगते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप सभी लोगों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के कैसे अवसर मिलते हैं? समान अवसर मिलते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो ये है मानवीय क्षमताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। ये नहीं है कि एक पुरुष दौड़ लगा रहा है और महिला को रोक दिया गया कि तू अपनी क्षमताओं की पूर्ति नहीं कर सकती क्योंकि समाज रूढ़िवादी। ऐसा नहीं है। समानता तब आती है जब महिला और पुरुष दोनों अपनी क्षमताओं की पूर्ति कर पाए, दोनों खिलाड़ी बन पाए, दोनों अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग है वो कोई शिक्षक बन पाए या जो भी वो प्राप्त करना चाहता है, कवि है या जो भी वो बनना चाहते हैं वो बन पाए। ये क्षमताओं की पूर्ति करती है। तो इसका मतलब इसमें क्या है? आपकी योग्यताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप योग्य हैं तो आप सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये कौन सी ऐसी कहां चर्चा चलती है? ये प्रक्रियात्मक है। आप हैं तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं, आप अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, कोई भेदभाव नहीं है जाति, लिंग, राष्ट्र, धर्म के आधार के ऊपर, नरजाति के आधार पे। दूसरी है मानवीय। कई बार हम अपनी कम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, हम अच्छा खाना नहीं खा पाते, इस वजह से अच्छे खिलाड़ी, अवसर तो है हमारे पास लेकिन हमारे पास खाने के लिए अच्छा नहीं है। हमें कहा गया पढ़ो आप, लेकिन पढ़ने के लिए, किताबें लाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसमें क्या आता है? आवश्यकताओं की पूर्ति भी आती है। तो वही आ गया स्वतंत्रता वाला मुद्दा, घूम फिर के वही आ गया। वो दोनों जो विकल्प वाला तो छोड़ दो, बाकी जो दो मुद्दे थे कि आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर पाते हैं, अगर क्षमतावान नहीं है तो आपको क्षमतावान बनाया जाएगा। यही दो मुद्दे कि मानवीय क्षमताओं की पूर्ति की जाएगी और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तब टोनी कहता है कौन सा कंसेप्ट पूरा होता है? समानता। तो समानता में दोनों चीजें आती है कि आपको रोका नहीं जाएगा और अगर आप कमजोर है तो आपको धक्का भी दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार की समानता और इस प्रकार की समानता दोनों कौन से राज्यों में पाई जाती है? ये बताओ। गुड। अब आप छांटना भी सीख रहे। रात्रि प्रेरित राज्य में कौन सी आती है? ऊपर वाली, कि आप योग्य हैं तो प्राप्त कर लो, कोई भेदभाव नहीं आपके साथ। ये किस में आती है? आवश्यकताओं की पूर्ति। ये आती है जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उसमें आती है। ये तो ये तात्विक समानता है और ये प्रक्रियात्मक है। ये नकारात्मक टाइप है और ये सकारात्मक। इसमें राज्य कहता है कि मैं धर्म, जाति, नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं करूंगा, और इसमें वो कहता है कि मैं आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, आपको शिक्षा दूंगा। अनुच्छेद इसमें 45 में क्या लिखा हुआ था? यही पहले ये लिखा हुआ था जब तक 21 वो संविधान संशोधन नहीं किया गया था, तो यही लिखा हुआ था। 86 संविधान संशोधन नहीं हुआ था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये देखो क्या था, ये आवश्यकताओं की क्या थी? पूर्ति थी। तब हम कहते हैं कि हमारे जो नीति निर्देश तत्व है उनमें कौन सी बातें लिखी हुई है? सकारात्मक। उसमें ना सरकार कहती है कि मैं ये काम करूंगी। अधिकारों में ये कहती है कि मैं जब आप काम करोगे तो आपके मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाऊंगी, आपके विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रोकूंगी, जाति, धर्म आदि के आधार पर समानता नहीं रोकूंगी, मैं आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन नहीं करूंगी। राज्य ये कहते हैं, सरकार ये कहती है। तो वो नकारात्मक है। ये तो ये वाली जो है समानता, ये सकारात्मक है, ऊपर वाली नकारात्मक है। तो हमने टोनी की चर्चा की। अब वो मुद्दा नहीं है, हम इसकी पूर्ति कैसे करें? समानता लाने के तरीके क्या क्या है? छोटे सा मुद्दा है कि समानता हम लाए कैसे फिर। तो समानता लाने का एक तो हमने टोनी से दो चीजें ले ली, एक चीज ले लेते हैं। एक तो सबके लिए क्या होनी चाहिए? प्रक्रिया समान होनी चाहिए, प्रोसेस समान होनी चाहिए। अपन चलते हैं, आप कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये बहुत जरूरी होती है। ब्रिटेन में लोर्ड सभा में चलते हैं। क्या आप लोर्ड सभा के, कोई भी आम ब्रिटिश लोर्ड सभा का सदस्य बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसके लिए उसका धनिक होना नितांत आवश्यक है, उसके पास संपत्ति होना या उसके पास बुद्धि बल और संपत्ति बल दोनों होना नितांत आवश्यक है। इसका मतलब वहां प्रक्रिया समान नहीं है। कुछ लोगों को विशेष मौके दिए गए, उनके पास विशेष अधिकार है, बाकी के पास है नहीं है।
तो एक तो ये है कि सबके लिए प्रक्रिया क्या कर दी जाए, समान कर दी जाए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसमें सबके लिए सेम है कि आप बीएड हो और आप क्या किए हो, पॉलिटिकल साइंस से एमए हो, तो आप सब भाग ले सकते हैं। भाग लेने का तरीका है सारे फॉर्म भरो और कंपटीशन दो, तो सबके लिए प्रक्रिया क्या है। ये नहीं है कि चलो चलो आपको तो ना वैसे बिना प्रक्रिया के बना देंगे, आप तो आ जाना ना आरपीएससी में, आपको लेटर दे देंगे, नहीं, कुछ के लिए पेपर और कुछ के लिए अलग, नहीं, सबके लिए प्रोसेस क्या है, आए मेरिट में शामिल हों। कई वैसे नहीं बन पाते तो वही चलते हैं उस पेड़ वाली कहानी, देखो नहीं बन पाते तो क्या किया जाता है बताओ। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप सकारात्मक कार्रवाई करो, सकारात्मक कार्रवाई, या एक तरीका यह है कि आप संरक्षणात्मक भेदभाव करो, संरक्षणात्मक भेदभाव, या आप इसको बोलते हैं विपरीत, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, विपरीत भेदभाव करो, या अपन इसको कहते हैं कि आप क्षतिपूर्ति करो। एक समानता लाने के तरीका ये भी है। तो हमने देखा कि अगर हमें समानता लानी है तो हमारे पास तरीके कितने हैं, 3 तरीके हैं। ये तो है कि आप प्रोसेस सबके लिए समान कर दो, ये तो इससे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। फिर भी नहीं हो रही है तो कौन सी कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई करो। अमेरिका में जब नागरिक अधिकार आंदोलन चला 1960 के दशक में, तो उस समय अश्वेतों की स्थिति में सुधार करने के लिए ये कार्रवाई की गई, जिसको अपन कौन सी बोलते हैं, सकारात्मक कार्रवाई। इसमें यह कहा गया कि जो मौके मिलेंगे ना अगर आगे बढ़ने के, तो वो अश्वेतों को थोड़े से ज्यादा दिए जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया, उसको हम बोलते हैं सकारात्मक कार्रवाई बोलते हैं। ये जब और आगे बढ़ जाती है सकारात्मक कार्रवाई, तो हम करते हैं संरक्षणात्मक भेदभाव, कि सरकार के संरक्षण में क्या किया जाता है, लोगों के मध्य भेदभाव। अब आप कहते हो ये भेदभाव तो असमानता का प्रतीक है, तब इसको अपन एक नाम और बोलते हैं विपरीत भेदभाव, या इसको क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति। सिंपल शब्द देखते हैं, बताओ क्या हो सकता है इसका संपूर्ण शब्द, ये भारत में चलता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आरक्षण बोलते हैं। तो एक समानता लाने का तरीका आरक्षण है। अब मैं ये कहूं कि संरक्षणात्मक भेदभाव है, इसका तात्पर्य है कि कुछ वर्गों का संरक्षण करने के लिए क्या किए जाते हैं, भेदभाव, सरकार के नियंत्रण में संरक्षण होता है ये सारा। या फिर कौन सा भेदभाव, विपरीत भेदभाव। विपरीत भेदभाव को अपन क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं, कि पहले सदियों से जिनके साथ भेदभाव हुआ था, अब भेदभाव क्या होगा, विपरीत होगा, ताकि चीजें बैलेंस में आ जाए। या फिर क्या की जाएगी, पीछे कुछ वर्गों की जो विशिष्ट क्षति की गई है उसकी क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी। तो एक तरीका ये है। तो एक तो स्कॉलरशिप देना, फ्री में किताबें देना, पढ़ने के लिए बच्चियों को साइकिल देना, ये सब क्या है, ये किस में आता है, ये तो सकारात्मक कार्रवाई है, ताकि आप अच्छे अवसरों का फायदा उठा पाए, आगे बढ़ पाए। तब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपके साथ क्या किया जाता है, आरक्षण देके और विपरीत भेदभाव किए जाते। तो समानता लाने के ये कुछ तरीके हमने किए, तो प्रक्रियात्मक रूप से समान कर दो सबको, या फिर अमेरिका में जैसे होती है तो सकारात्मक कार्रवाई, या भारत में क्या होता है, आरक्षण या संरक्षणात्मक भेदभाव। तो हमारा ये जो तीनों चीजों का करने का उद्देश्य था ना, ये अमेरिका और भारत को समझना भी था। हम आरक्षण को और क्या बोलते हैं, विपरीत भेदभाव भी बोलते हैं, कि पहले जिनके साथ भेदभाव हुआ है अब उस भेदभाव को दूर करने के लिए बाकी के साथ भी भेदभाव किया जाएगा, इसलिए इसको विपरीत भेदभाव बोलते हैं। अभी तक हमने समानता को जो समझा वो देखा है कि ये सापेक्ष संकल्पना है, ये एक आधुनिक संकल्पना है। रूसो से हम बड़ी बड़ी इसकी शुरुआत मानते हैं, उसने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की थी इनइक्वालिटी की, क्योंकि उसके ऊपर इसने क्या लिखा है, एक लेख लिखा है। फिर मैंने आपको प्रक्रियात्मक, संरक्षणात्मक और सकारात्मक कार्रवाई के बारे में बताया। अब अपन चर्चा करेंगे कि ये होती कितने प्रकार की ये समानता। तो अपन समानता को मुख्यतः कितने भागों में बांट लेते हैं, ये कतई रटना नहीं है अपने को कि असमानता 3 प्रकार की होती है, बहुत ही प्रकार की हो सकती है। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि कौन सी अवसर की समानता होती है,
कौन सी परिणामों की समानता होती है, कौन सी औपचारिक समानता होती है, इनकी चर्चा करते हैं। समानता के प्रकार निश्चित नहीं है, ये बस समझाने के लिए कुछ प्रकार बांट लिए हमने। सभी विचार जिसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। हम जब मैं कुछ और बता रहा हूं, अमर्त्य सेन करेंगे ना, वो समानता को उन्होंने अलग ही प्रकार से बता रखा है। हम तो 3 प्रकार की करेंगे। पहली है औपचारिक समानता, दूसरी है अवसर की समानता। मूलतः समानता का तात्पर्य है अवसर की समानता। जैसे हमने न्याय का देखा था, न्याय का वास्तविक अर्थ क्या होता है, सामाजिक न्याय होता है। वैसे समानता का जो मूल अर्थ अधिकांश लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, अवसर की समानता। अभी देखेंगे अवसर की समानता क्या होती है। और तीसरा होता है परिणामों की समानता। औपचारिक समानता, औपचारिक समानता को हम कह सकते हैं मूलतः प्रक्रियात्मक समानता कह सकते हैं। और इसका अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस औपचारिक समानता के समर्थक कौन कौन है, क्योंकि मैंने प्रक्रियात्मक लिख दिया है। तो इसके है परंपरागत उदारवादी और स्वेच्छा तंत्रवादी, ये इसके ऊपर बल देते हैं। मैं फिर लिख देता हूं, परंपरागत उदारवादी को 2-4 नाम आप अपने मन में सोच के देखना, लोग बेंथम वगैरह ना, ये उपयोगितावादी और ये परंपरागत उदारवादी और स्वेच्छा तंत्रवादी। मैंने स्वेच्छा तंत्रवाद आपको कई प्रकार का करवाया था। एक तो अराजकतावादी स्वेच्छा तंत्रवाद करवाया था, अराजकतावादी जिसमें वो राज्य की अवहेलना ही कर देते, वो तो कहते मिलिट्री और पुलिस के काम भी सौंप दो। तो एक तो कोई डेविड फ्रीडमैन किया था और एक बर्लिन नहीं किया था, मूरे रॉथबार्ड को किया था। ये तो कहते हैं राज्य को मिलिट्री और वो भी काम ले लो। सबसे अच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी जो अर्ध अराजकतावाद किया था, अर्ध अराजकतावाद एक तो शब्द किया था, आप फिर भी लिख लेना कहीं, अर्ध अराजकतावाद। जब मैं स्वेच्छा तंत्रवाद करवाया था, एक अराजकतावाद करवाया था, एक होता है अर्ध अराजकतावाद। नोजिक का है ये। नोजिक पूर्ण अराजकतावादी नहीं है, वो सिर्फ कल्याण की गतिविधियां राज्य से लेता है, बाकी कौन सी गतिविधियां सौंप के रखता है राज्य को। याद आ रहा है? देखो देखो आप ना वहां चलो जहां आपने स्वेच्छा तंत्रवादियों के प्रकार किए थे। एक होते हैं नरम से स्वेच्छा तंत्रवादी, जो कहते हैं कि राज्य को मूल कारण सुरक्षा का करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा काम कल्याण का भी। मिल्टन फ्रीडमैन और F.A. यक। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम वाले, जो कहते हैं कि राज्य दोनों ही काम है नहीं करेगा। तीसरे वो हैं जो कहते हैं राज्य एक काम करेगा, कौन सा, सुरक्षा का, कल्याण का काम है, उनको अपन अर्ध अराजकतावादी कहते हैं। उनमें मुख्य है रॉबर्ट नोजिक है। कई बार पूछ भी लेना कि रॉबर्ट नोजिक कैसा विचारक है, तो ये अर्ध अराजकतावादी विचारक है रॉबर्ट नोजिक। हाँ, न्यूनतम राज्य अर्ध अराजकता, कम से कम काम करेगा। ये नाम है, मैंने बताया किस प्रकार का विचारक है। तो 2 अराजकतावादी थे नोजिक, अर्ध अराजकतावादी, आदि अराजकता हो, आदि का तात्पर्य सुरक्षा करे, कल्याण नहीं करे। जबकि ये जो नरम स्वेच्छा तंत्रवाद किया था अपन ने हेक का और मिल्टन फ्रीडमैन का, उसमें वो देखो थोड़ा सा कल्याण का काम भी करते हैं। सुरक्षा तो करता ही करता है राज्य, थोड़ा सा कल्याण का काम भी करता है। तो स्वेच्छा तंत्रवादी आप पढ़ लिया करो एक बार ना, दोबारा फिर करवा दिया, आपको याद आ जाए इसलिए। 4 नाम तो कम से कम याद है स्वेच्छा तंत्रवादियों के, कौन कौन से हैं, हेक, बर्लिन, नोजिक, फ्रीडमैन और मूरे रॉथबार्ड, ये नाम आपको याद आ गए। अवसर की समानता, इस पे ज्यादा बल देते हैं, वो देते हैं आधुनिक उदारवादी। इस आधुनिक उदारवादियों जैसे बताओ कौन है, उदार समतावादी। उदार समतावादी याद आ रहे हैं क्या आपके? आज इनके ऊपर व्यापक चर्चा होने वाली, उदार समतावादियों के ऊपर। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन और रोकेस्पी और डोर के 3 नाम याद करते हैं। अमर्त्य सेन है, जॉन रॉल्स है, CB
नेक्स्ट पर्सन है और रोनाल्ड डोरकिन। डोरकिन को तो बहुत बार किया, आज और अच्छी तरह से करेंगे। रोनाल्ड डोरकिन। अब करते हैं परिणामों की समानता। इसके जो समर्थक हैं वो है मार्क्सवादी। अब इनकी समझ लेंगे परिणामों की समानता, अवसर की समानता ये होती क्या है, औपचारिक समानता क्या होती है, इनकी हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं औपचारिक समानता से। ये क्या होती है? अवसर की समानता और परिणामों की समानता कतई रटने की जरूरत नहीं है, इस आपको कंसेप्ट समझने हैं। सबसे पहले करें औपचारिक या प्रक्रियागत समानता। अब इनका ना हार्ड और फास्ट विभाजन मत करना, आपको तो समझ में आनी चाहिए मुद्दा। ये नहीं है कि इसको इसी में शामिल करें, क्या गड़बड़ हो सकती है। आज एक गड़बड़ आपके साथ होगी, उसको दूर कर लेंगे। अपन करते हैं एक साधारण सी चर्चा। इनकी चर्चा सुनते हैं वैधानिक समानता। वैधानिक समानता मूलतः प्रक्रियागत या कैसी समानता है? औपचारिक समानता है। वैधानिक समानता ये प्रक्रियागत समानता है। प्रक्रियागत वैधानिक समानता का तात्पर्य है कि विधि के समक्ष किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों के न्यायालय क्या होंगे? एक जैसे होंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो चपरासी हो, समान कानून होंगे और समान ही न्यायालय होंगे। ये होता है विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता। अब कोई एक ऐसा देश भी है जहां विधिक या वैधानिक समानता नहीं पाई जाती। कोई एक देश, एक ही देश ऐसा जहां विधिक समानता नहीं पाई जाती। विधिक समानता की दो शर्तें, बड़ी शर्तें होती है कि सभी लोगों के लिए विधियां क्या होती है? समान होती है। चाहे कोई हो, वो विधियां भेदभाव नहीं करती किसी के साथ, अमीर हो चाहे गरीब हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबके लिए कानून एक जैसे होते हैं। दूसरा, उनके लिए न्यायालय भी क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। उसी कैटेगरी में तो प्रधानमंत्री खड़ा होगा, उसी में चपरासी खड़ा होगा। अगर आपने किया, न्यायालय भी एक जैसे होने चाहिए। अपने देश में तो है ऐसा ही है, अमीरों गरीबों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए अलग न्यायालय नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम सबके लिए। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां दोहरे न्यायालय पाए जाते हैं। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें विधि का शासन है नहीं पाया जाता। वहां दो प्रकार के न्यायालय, साधारण आदमियों के लिए न्यायालय अलग है और नौकरशाहों के, सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यायालय अलग है। एक आर्थिक भ्रष्टाचार अगर नागरिक करेगा तो वो अलग न्यायालय में सुनवाई होगी, और अगर एक आर्थिक भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारी करेगा तो उसके लिए न्यायालय अलग है। तो दोहरे न्यायपालिका पाई जाती है। दोहरे न्यायालय होते, न्यायपालिका तो माफी चाहूंगा, दोहरे न्यायालय कहां पाए जाते हैं? फ्रांस में पाए जाते हैं। तो वहां ये वाली समानता नहीं मिलती। कौन सी? वैधानिक समानता। या इस वैधानिक समानता का जो सही अर्थ होता है वो होता है विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ कहां पढ़ा था? रूल ऑफ लॉ, डाइसी का रूल ऑफ लॉ करते हैं। फिर होती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, अब आपके सारी चीजें क्लियर है कि प्रत्येक व्यक्ति को, एक व्यक्ति एक वोट, एक ही मोल। एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, उसका मोल भी क्या होगा? किसी भी एक व्यक्ति का एक वोट दो नहीं गिना जाएगा। अमीर होगा तो उसका एक वोट एक, और गरीब है तो उसका भी एक वोट एक गिना जाएगा। चलिए, राजनीतिक समानता, आप सबको समान रूप से अधिकार होगा कि आप किसी भी सार्वजनिक पद के लिए खड़े हो सके, सरकार की आलोचना कर सकें, सरकारी गतिविधियों में भाग या सार्वजनिक गतिविधियों में भाग ले सके। ये है राजनीतिक समानता। फिर नैतिक समानता को छोड़ देते हैं, ऐसी समानता नहीं करेंगे। अब ये संकट आ गया कि इसको कहां शामिल करें? सामाजिक समानता। तो ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सामाजिक समानता मैं तो औपचारिक में शामिल करूं, आप भले ही इसको काय में शामिल कर लेना। गड़बड़ हो रही है, भूल रहे हो, पंगे हो रहे, तो आप इसको तात्विक में शामिल कर लेना। समाज में धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, नरजाति आदि राष्ट्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
तो ये सामाजिक समानता आ गई। आप भले ही मत करो औपचारिक, ऐसे ये बंटवारा याद थोड़ी करना है अपने को, अब इतना पता होना चाहिए कि राजनीति कौन सी होती है और सामाजिक कौन सी होती है। ये बड़ा बंटवारा ये काम आता है कई बार अपने। तो धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, ये राष्ट्र की असमानता कौन सी होती है राष्ट्र के रूप में? राष्ट्र की असमानता नहीं, एक राष्ट्र बड़ा एक छोटा। राष्ट्र की असमानता का तात्पर्य ये है कि आप अगर दूसरे राष्ट्र में भी रहते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। जैसे अपने बांग्लादेशियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो जाता, तो राष्ट्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में जो लोग भारत से गए उनको रिफ्यूजी कहा जाता है, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता। तो आप चाहे किसी भी राष्ट्र से आए, अगर किसी देश के नागरिक हैं तो आपके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब इस समानता को देखते हैं, ये है लैंगिक, ये आजकल मुख्य मुद्दा है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता एक कंसेप्ट जो आधुनिक युग में, उसके समकालीन युग में पैदा हुआ ज्यादा, वो कौन सा है? नारीवाद। विशेष करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा वो नारीवाद है, लैंगिक समानता का समर्थक। अब ये कौन है समर्थक, या थोड़ी सी चर्चा आज नारीवाद की कर लेते हैं। ये नारीवादी चाहते क्या है? आज अपन दो प्रकार का नारीवाद कर लेंगे, एक उदारवादी नारीवाद और दूसरा उग्र नारीवाद। दो प्रकार का नारीवाद करते हैं। तो हम लैंगिक समानता की चर्चा करते हुए दो प्रकार का नारीवाद करेंगे आज। लैंगिक समानता, तो लैंगिक समानता की समर्थक धारा कौन सी है? नारीवाद है। देखिए बहुत पहले प्लेटो जैसे लोगों ने चर्चा की थी नारी समानता की। वो कहते पुरुष जब शासन कर सकता है तो महिलाएं भी शासन कर सकती है और शिक्षा प्राप्त कर सकती है। तो ऐसे कुछ उदाहरणों से उसने समझाया था कि जब शिकार करने के मामले में कुत्ता और कुतिया में भेद नहीं होता, शिकार के लिए दोनों बराबर दौड़ते हैं, बराबर क्षमतावान होते हैं, तो औरत और पुरुष भी युद्ध के मैदान में और राजनीति के मैदान में बराबर होते हैं। ये प्लेटो का कहना था। लैंगिक समानता, तो हम चर्चा कर रहे हैं दो प्रकार के विचारकों की। एक है उदारवादी नारीवाद और दूसरा हम करेंगे उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवाद की शुरुआत होती है मैरी वोllstonecraft से। वोllstonecraft अपने समय से बहुत आगे की महिला थी, ब्रिटेन की रहने वाली थी। जब फ्रांस में ये घोषणा हुई 1789 में, राइट्स ऑफ मैन, तब मैरी वोllstonecraft ने भी एक पुस्तक लिखी थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, नारी अधिकारों का औचित्य, कि पुरुषों के लिए नारियों के भी अधिकार होने चाहिए। ये एडमंड बर्क की विशेष विरोधी थी, क्योंकि वो रूढ़िवादी था और कौन से अधिकारों पर बल दिया करता? पुरुष के अधिकारों पर बल दिया करता था। एडमंड बर्क भी ब्रिटेन का था, लेकिन वो रूढ़िवादी था। ये है कैसी? उदारवादी है, उसका विरोध करती है। तो थॉमस पेन और मैरी वोllstonecraft, इन दोनों ने कुछ कृतियां लिखी है। एक तो है राइट्स ऑफ मैन, एक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। दो पुस्तकें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैरी वोllstonecraft की पुस्तक कौन सी है? हाँ, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ। ये पुस्तक भी एडमंड बर्क की एक पुस्तक आई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति हुई, या 90 के आसपास आई हुई है शायद, ये 1790 में, रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, फ्रांस की क्रांति के ऊपर एडमंड बर्क की पुस्तक। एडमंड बर्क को इससे पहले कहीं किया गया अपने, आगे करेंगे, नाम याद करते हैं इसीलिए मैं करवा रहा हूं उसको। पुस्तक आई एडमंड बर्क की। एडमंड बर्क बहुत महत्वपूर्ण विचारक है रूढ़िवादियों का। ये ना माइकल ऑक्सफोर्ड जैसे लोग, ये किसके चेले हैं? एडमंड बर्क की आगामी पीढ़ियां हैं। ये ब्रिटेन का था।
और ये बात है 1800 के आसपास, आज से 125 साल पहले। एडमंड बर्ग वहां की कॉमन सभा का मेंबर भी था, वो बहुत जोरदार भाषण दिया करता था, लोग एडमंड बर्ग के भाषण सुनने आया करते थे, लेकिन था ये रूढ़िवादी। इस रूढ़िवादी एडमंड बर्ग के विचारों के खिलाफ 2 पुस्तकें लिखी गई, एक तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, दूसरी एक थॉमस पेन नाम का एक विचारक और है। जब हम उदारवादी करते हैं तो थॉमस पेन की भी चर्चा करते हैं, उसकी पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, आदमी के अधिकार। ये भी एडमंड बर्ग की पुस्तक के खिलाफ लिखी गई है। तो खैर हम तो मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट को कहते हैं कि जिसका जो उदारवादी नारीवाद या नारीवाद की मां है। तो नारीवाद की शुरुआत, एक बार उदारवादी नाम नहीं देते, नाम क्या देते हैं? बाद में जब उग्रवादी पैदा हो गई ना, तब क्या इसका नाम क्या रख दिया? तो नारीवाद की जो शुरुआत करने वाली है वो है मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट। तो द मदर ऑफ फेमिनिज्म है, यहीं से शुरुआत होता है। लेकिन उन्होंने जो नारियों के लिए अधिकारों की मांग की थी वो थे वही जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिले, स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिले, स्त्रियों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। तो मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट ने औरतों के लिए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। और ये कौन से क्षेत्र में होती है ये मांगे, आप बताओ? ये तो सार्वजनिक क्षेत्र में होती है कि राज्य क्या करेगा, नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष को क्या मानेगा, बराबर माने। वोट देना, संपत्ति संबंधी चर्चाएं, ये सब कौन से क्षेत्र में होती है? सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक रियलम में होती है। तो हम सब पूरे समाज में सामूहिक चर्चाएं करते हैं, सामूहिक कार्रवाइयां होती है। फिर मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट के बाद एक व्यक्ति ने इनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, वो था J.S. मिल। J.S. मिल ने भी महिला समानता के ऊपर बहुत बल दिया, तो J.S. मिल था। तो ये दोनों उदारवादी नारीवादी हैं, मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट और J.S. मिल। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई धारा पैदा हुई नारीवाद की, उसको अपन बोलते हैं उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म बोलते हैं। अब रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। हमने अभी तक उदारवादी नारीवाद में कितने विचारक किए हैं? 2 विचारक किए हैं, J.S. मिल और मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट। अब करते हैं उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बढ़ावा देने में जिस राइटर, इसकी विचारिका की मुख्य भूमिका है वो है बेटी फ्रीडम। इसने एक पुस्तक लिखी थी औरतों के संबंध में मिथक, फेमिनाइन मिस्टीक। औरतों के संबंध में मिथक, बेटी फ्रीडम। ये बोली कि समाज में ना औरतों के संबंध में कुछ मिथक पैदा किए जाते हैं। एक मिथक तो ये पैदा किया जाता है कि औरतों में ना केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा होती है, वो किसी भी चीज की सार संभाल और देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। तो जैसे ये मिथक पैदा किया गया ना, तो औलाद किसको सौंप दी गई? वो बोली नहीं नहीं, मैं बच्चे नहीं संभालूंगी, तू भी संभाल। वो नहीं, तू जानती नहीं है, तेरा क्या है नेचर बहुत ही अच्छा है, तो माँ है, माँ तो हर चीज का वर्णन करती है, तो बच्चों को तू ही संभाल। तो ये क्या, आप क्यों भाई, पुरुष भी तो कर सकता है। बेटी फ्रीडम कह रही, मैं नहीं कह रहा। आप झगड़ पड़ो मेरे से कहीं कि गुरुजी थे मरा होगा। अच्छा, अब एक मिथक चलता है, देखो ये मिथक ये चलता है कि महिलाओं का क्षेत्र है ना, वो कला का क्षेत्र है, और आर्ट्स और साइंस का क्षेत्र है, मैथ्स का विशेष करके वो किसका है? पुरुषों का। कि महिलाएं ना भावुक होती है, तो कविताएं तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन मैथ्स में इनका हाथ क्या होता है? तंग होता है। ये कह के बहुत सारे क्षेत्र औरतों के लिए क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। एक मिथक बेटी फ्रीडम कहता और तैयार किया गया कि महिलाएं ना कोमलांगी होती है,
कोमल है अंगों वाली, तो ये है ना लड़ाई झगड़ा नहीं करती, तो इनको मिलिट्री में भर्ती। तो एक और पुरुष ने सेक्टर उनके लिए क्या कर दिया। अब ये ना महिलाओं पे भी ये थोप दिया, तो महिलाएं भी स्वीकार कर लेती कि हाँ हम माँ हैं, महिलाएं ये स्वीकार कर लेती कि हाँ हम कोमलांगी है। तो ये चीजें स्वीकार करके उन्होंने अपने आप के साथ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव खुद ही स्वीकार कर लिया। ये मिथ जब लंबे समय तक चलते हैं तो अपने को सत्य प्रतीत होते ना, कई सुना थप्पड़ बहुत तगड़ो मारे मैंने, बिल्कुल कोमलांगी नहीं होती। तो ये है क्या दरअसल, ये मिथक है। आपने औरतों को बॉक्सिंग करते नहीं देखा, करती है ना, पुरुष भी करते हैं। और तो औरतें नहीं होती ऐसे, इनके संबंध में ऐसे क्या तैयार किए जाते हैं, मिथक तैयार किए जाते हैं ताकि इनको गुलाम बना के रखा जा सके। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये किस प्रकार का नारीवाद है। इसको अपन क्या बोलते हैं, उग्रवादी नारीवाद बोलते हैं। ये कहते हैं, हाँ ये कई कहते थे मरवाशा गुरु जी उग्रवादी नारीवाद ये कहते हैं, इनका बड़ा वो है निजी की राजनीति। एक शब्द लिख लो आप, निजी की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्राइवेट। अब ये ना कई बार आ सकती है, मान्यता की राजनीति, निजी की राजनीति, ऐसी कुछ चीजें आपको मिलान करनी आ सकती है। हरित राजनीति ये कौन करते हैं, निजी की राजनीति उग्रवादी नारीवादी करती है। पॉलिटिक्स ऑफ प्राइवेट ये कहते हैं कि आमतौर पे जो राजनीति का दायरा है वो सार्वजनिक माना जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि धीरे धीरे सार्वजनिक मामलों में स्त्री और पुरुष को क्या मान लिया गया है, बराबर मान लिया गया। वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान अवसर, सारे अधिकार मिल गए औरतों को। तो फिर औरतों का शोषण हो कहां रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो क्षेत्र बच कौन सा गया, प्राइवेट बच गया, यानी घरेलू यानी निजी क्षेत्र बच गया। तो ये आप इसको पॉलिटिक्स ऑफ प्राइवेट निजी की राजनीति कह दो, या इसको निजी को क्या दो, घरेलू। घरेलू राजनीति की चर्चा कौन करती है, उग्रवादी नारीवाद। ये कहते हैं कि महिलाओं का क्षेत्र शोषण का क्षेत्र है, अब वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि उनका मूल शोषण कहाँ होता है, परिवार के अंदर होता है। प्राइवेट का तात्पर्य प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट का तात्पर्य है उनका परिवार, वहां होता है उनका शोषण। तो अब उनको वहां से शोषण से छुटकारा दिलाया जाए। फिर इनके तरीके सबके अलग अलग है, सिस्टरहुड बनाओ या जो भी है। तो निजी की राजनीति कौन करती है, ये नारीवादी करती है। एक और महिला है एलस्टेन, इसका भी लिख लो, छोटी सी बात है इसकी। तो इसकी पुस्तक है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, ये आगे ना, पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, एलस्टेन है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन। इसकी चर्चा कई बार हुई है कि आदमी ने कौन सा क्षेत्र रोक लिया है, पब्लिक क्षेत्र रोक लिया, सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, सेना का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र थे ये सारे तो आदमी ने रोक लिए। और औरत को कौन से क्षेत्र में धकेल दिया, घरेलू क्षेत्र में, घर के काम सारे उसको सौंप दिए और बाहर के काम खुद उसने ले लिए। तो ये पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन, ये एलस्टेन की बुक है। अब और जिन महिलाओं की चर्चा करते हैं, दो महिलाओं की अपने पहले खूब बार चर्चा कर चुके हैं। निजी की राजनीति या घरेलू राजनीति या घरेलू शोषण से छुटकारा दिलाने की जो चर्चा करती है वो होता है उग्रवादी नारीवाद। घरेलू क्षेत्र में समानता, सार्वजनिक नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में समानता, डोमेस्टिक जो आपका घर का है उसमें अंदर समानता आपकी, उग्रवादी नारीवाद। फिर हम चर्चा और करते हैं दो, एक है फ्रांस की सिमोन दे बुआ, कई कहते हैं बुआ, सिमोन दे बुआ। इनकी तो पुस्तक है, फर्स्ट पुस्तक है द सेकंड सेक्स, चर्चा कर। इसका तात्पर्य है कि पुरुष खुद को कौन सा लिंग मानता है। ये तो लैंग्वेज का मामला है ना, व्याकरण में यही होता है, प्रथम लिंग, द्वितीय लिंग और तृतीय लिंग। इंग्लिश में तृतीय लिंग नहीं है, पता है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में दो ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ही और सी दो ही होते हैं। थर्ड जेंडर के लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये संस्कृत में ये प्रावधान थर्ड जेंडर के लिए, वहां नहीं है।
सिमोन दे बुआ। ये कहते हैं कि देखो व्याकरण का निर्माण भी किसने किया था? पुरुषों ने किया। तो पहले ही आता है फिर सी आता है, तो इसलिए इसकी पुस्तक कहते हैं सेकंड सेक्स, कि आपको द्वितीय लिंग घोषित कर दिया गया है महिलाओं को। फिर एक और चर्चा करते हैं कैट मिलेट की, और ये एक पुस्तक बड़ी मजेदार पुस्तक लिखी है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कि पुरुष क्या करते हैं, ये वाली पॉलिटिक्स करते हैं, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब ये इनके तर्क ना वास्तव में बड़े जोरदार होते हैं। कैट मिलेट जैसी औरतें कहती है कि आपने अखबार में देखा होगा कि जितने भी ना ये महिलाओं के साथ अपराध होते हैं ना, ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के छापे जाते हैं। ये छापता कौन है? पुरुष छापता है, ताकि महिलाओं में असुरक्षा के भाव पैदा करके उनको क्या साबित किया जा सके? कमजोर साबित किया जा सके। ये इनका ये ध्येय होता है पुरुषों का, कि इनके मन में ऐसा भय बिठा दो कि ये समाज ना असुरक्षित है, तो तुम्हारा दायरा सिर्फ घर से बाहर नहीं है बल्कि कहाँ है? घर के अंदर। बाहर निकली नहीं क्यों गड़बड़ हुई नहीं। तो ये ना इसे पुरुषों की सोच है। कैट मिलेट कहती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो ये ना ये क्यों नहीं बताते कि ना कुछ लड़कियों ने एक आवारा लड़के को पीटा? ये खबर नहीं छापेंगे कभी भी। एक आवारा लड़के ने क्या किया ये जरूर छापेंगे। तो वो उल्टा भी छापना चाहिए ताकि महिलाओं में गर्व के भाव पैदा हो। ये है। तब ये कहती है कि ये जो राजनीति है ना, ये दिन प्रतिदिन की राजनीति है, एवरीडे पॉलिटिक्स। महिलाओं के साथ जो राजनीति होती है वो दिन प्रतिदिन होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कब शुरू होती है? सुबह उठने से शुरू होती है और कब तक चलती रहती है? शाम तक चलती रहती है। दिन प्रतिदिन की राजनीति। सुबह कहते हैं सोए सोई चलो जी खड़े हो जाओ, बैठी लाओ, और खुद ने दायित्व भी स्वीकार कर लिया कि काम ही किसका है? मेरा है। फिर वो भागादौड़ी करके सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, सबको किसी को ठंडी चाय, किसी को कोल्ड कॉफी, किसी को किस कुछ चाहिए, और शाम तक है ना वो मशीन बनी रहती है। तो ये राजनीति कौन सी है? दिन प्रतिदिन की राजनीति है। बाकी राजनीति तो हो सकता है कभी कभी हो, अपने कानूनों के लिए झगड़ा करें, कानून बनाए, संसद की अधिवेशन चले या चुनाव हो, ये तो कभी कभी होते हैं। लेकिन औरत के साथ क्या होती है राजनीति? दिन प्रतिदिन की राजनीति होती है। अब राजनीति है क्या बताओ? चलो अपन चलते हैं। राजनीति है शक्ति। तो ये जो बाकी शक्तियां है ना, चुनाव में ना विभिन्न समूह अपनी अपनी शक्ति दिखाते हैं। विभिन्न धार्मिक समूह, विभिन्न जातीय समूह शक्ति दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी दिखाते हैं। पुरुष स्त्री को रोज ही क्या दिखाता है? अपनी शक्ति दिखाता है, सुबह से लेके शाम तक। यही एक ही काम है, उसको यही बताना है। ठीक है। हाँ, दिन में कोई एक औरत बेरोजगार है ना, और पुरुष रोजगार वो 20 बार गिना देता है दिन में। ज्यादा ना बोल, पीर उड़ जाता है। अब औरत को पता है कि पीर चलेगी तो खाऊंगी क्या, तो वो ना बहुत ही बार गिनाता है इस बात को। कैट मिलेट। कौन सी राजनीति? दिन प्रतिदिन की राजनीति। इसकी पुस्तक नहीं है, इसका डायलॉग है दिन प्रतिदिन की राजनीति। अब बताओ सिमोन दे बुआर का फेमस वाक्य कौन सा है? सिमोन दे बुआ का, हाँ, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। पैदा तो बेटा बेटी एक जैसी होते हैं, लेकिन बाद में दिमाग में भरा जाता है कि तू बेटी है और ये बेटा है। उसके बाद में दिमाग में उसे मिथक बिठाए जाते हैं उसके। तो हमने उग्रवादी नारीवाद की चर्चा की, हमने बेटी फ्रीडन की चर्चा की, एलस्टेन की चर्चा की, सिमोन दे बुआ की चर्चा की, और कैट मिलेट की। ज्यादा नहीं तो एक ही दो पुस्तकें याद रखी। बेटी फ्रीडन की है फेमिनाइन मिस्टिक, एलस्टेन की पब्लिक मैन, प्राइवेट वुमेन, द सेकंड सेक्स, सबके याद है। और सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी है? कैट मिलेट की। कभी मौका मिलेगा तो इसकी एक बेटी फ्रीडन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो है प्रॉब्लम ऑफ नेम। अभी कर रहे थे दिन प्रतिदिन की राजनीति की चर्चा कौन करती है? कि राजनीति दिन प्रतिदिन का विषय है और घर में हमेशा होती है। कैट मिलेट। वैसे बेटी फ्रीडन कहती है, इसका भी बड़ा एक फेमस वाक्य है, और वो है नाम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ नेम। नाम की समस्या, नाम की समस्या। अब आप बताओ, ये तो शुक्र है कि औरतें झगड़ी, वरना एक बेटा और एक बेटी किसके नाम से पहचाने जाते हैं? आप बताओ। बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, मां के नाम से कभी नहीं पहचाने जाते। तो औरतों की पहचान ही
नहीं है। यहां तक कि जब देश आजाद हुआ ना अपना, तो चुनाव करवाने के लिए एनसीईआरटी में पूरी कहानी लिखी हुई है, पढ़ना। ये बनाई गई, वोटर लिस्ट बनाई गई, वो वोटर लिस्ट फेल हो गई क्योंकि उसमें स्त्रियों के नाम नहीं थे। आज भी खुद स्त्रियां ना ये इस मिथक को स्वीकार करती है कि वो अपने पति का नाम ही नहीं लेती, या तो शाणों के सी, कहां फलानिया को पिताजी के सी, है ना, ऐसे, या फलानिया को बेटों के सी, ये उसका नाम नहीं लेती कभी भी। इसका मतलब क्या है कि उसको ये कहा गया है कि तू, मतलब वो भी उसको ऐसा ही कहती है, और उसका खुद का कोई नाम है ही नहीं। तो यहां तक कि यहाँ जो अपने यहाँ वोटर लिस्ट बनी उसमें महिलाओं का नाम फला और ढीमका की और था, नहीं, बाकी उनके नाम नहीं थे। तो यहाँ नाम की समस्या का तात्पर्य क्या है? उनकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। पहचान की जितनी चीजें सब किसके नाम से है? पुरुषों के नाम से। तो ये है पहचान की समस्या, या इसको बोलते हैं अपन नाम की समस्या। तो बेटी फ्रीडन नाम या किस संकट को उठा दिया? प्रॉब्लम ऑफ नेम। तो कई बार सीधा ही मिलान करता था, प्रॉब्लम ऑफ नेम। या फिर औरतें पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, या फिर आदमी का क्षेत्र वो है और औरत का क्षेत्र प्राइवेट है, पब्लिक वो है, या कैटबिलियट की दिन प्रतिदिन की राजनीति। तो कई बार पुस्तक पूछ लेते हैं, कई बार इनके जो फेमस कोट है ना छोटे छोटे, वो पूछ लेते हैं। तो हमने समानता के तहत लैंगिक समानता की, और लैंगिक समानता में हमने मुख्य जोर कौन सी कौन नारी किस पे दिया? उग्रवादी नारीवाद के ऊपर दिया। फिर कभी आगे कभी और डीप पढ़ेंगे तो बेल हुक्स और इन सबको पढ़ेंगे, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह को। वर्जीनिया वुल्फ तो बड़ी जोरदार बात कहती है कि घर में औरतों का कोई कमरा नहीं होता। कमरा किसका होता है? वो कहते हैं पुरुषों के होते हैं कमरे भी सारे। महिलाओं के नाम से कोई कमरा नहीं होता। तो महिलाओं का कोई देश भी, तो देश किसके होते हैं? पुरुषों के होते हैं सारे देश। ये देश ना, ये देश है वीर जवानों का। क्यों? वीर जवानियों का नहीं है क्या? जवानियों का नहीं है, वीर जवानों का ही कैसे है? देखिए ये शब्द आप ना कभी पकड़ने की कोशिश करना है, सब में ना पुरुषवादी बुद्धि है। ये ना कहीं भी पूरा गीत सुना उसमें ना ये नेहरू का है, ये टैगोर का है, ये सुभाष बोस का है, लेकिन शायद ही कभी मिलेगा कि लक्ष्मीबाई का है, इंदिरा गांधी का है, वसुंधरा राजे का, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, हमने कौन सी समानता की है? लैंगिक समानता की। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम मिलेंगे तो हम उदार समतावाद की चर्चा करेंगे।